Welcome back, children. Today we are going to continue with the Dalhousie's policy of annexation, part of the first chapter, the expansion of British rule in India. Please open page number 7. On page number 7, look at the table which is given, Dalhousie's policy of annexation. So annexation का मतलब कि किसी भी चीज़ को हड़प लेना. As of now, here we have to understand that. Annex it, take it away. Okay, we are going to look at which policies were implemented. There were various policies which were implemented under the pretext of which various kingdoms were taken away by the British rule. Okay, so under the annexation by war, कौन सी territories ली गई थी? पंजाब and Pegu, that is Lower Burma. Okay, Lower Burma. Then annexation due to king dying without heir. That means क्या कि अगर किसी राजा का कोई बेटा ना हो, वारिस ना हो, हेयर मतलब वारिस, राइट? तो अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई वारिस ना हो तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश रूल में चली जाएगी. तो आप सोच सकते हैं कि देखिए ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स ने किस हद तक इंडिया में कब्ज़ा कर लिया था कि अब ये यहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ भी चलाने लगे थे और अपने खुद के रूल्स भी इम्प्लीमेंट करने लगे थे, राइट? तो आप सोचिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो ग्रेजुअली आपके घर पे कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग विल यू हैव? जस्ट बिकॉज ही इज़ पावरफुल वो आपके ऊपर डोमिनेट करना शुरू करते. सो सेम थिंग हैपन विद द इंडियंस. ठीक है कि इंडिया के ऊपर भी यही चीज़ हो रही थी. ब्रिटिशर्स जो थे अब अपनी पॉलिसीज़ अप्लाई करने लगे थे, राइट? द मेन रीज़न वाई द ब्रिटिश वन ओवर अस वाज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द किंग्स हैड विद इन देम. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको एक दूसरे से काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया, एक दूसरों को लड़वा के उनकी टेरिटरीज हड़पी थी. सो लेट अस लुक हियर. एनेक्सेशन ड्यू टू द किंग्स डाइंग विदाउट हायर. सो कौन सी टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश ने अपने अंडर ली? सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत एंड नागपुर. देन एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट कि मैनेज करना नहीं आता है तो अवध. देन एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेट कलेक्शन नहीं करने दे रहे थे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश को रेवेन्यू जनरेट करती थी और ऑलरेडी वो जीत चुके थे उस प्रोविंसेस में. तो जब ऑलरेडी डेट कलेक्ट कर ही रहे थे तो वो सारा ले लिया. जैसे कि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसीज़ थी तो निज़ाम ने ऑलरेडी वो पॉलिसी एक्सेप्ट की थी तो उस पॉलिसी के अंडर में कुछ प्रोविंसेस जो थे वो उन्हें देना था जहाँ पे ये लोग डेट कलेक्ट कर सकते थे, रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे. तो इस तरह से भी उन्होंने कुछ प्रोविंसेस हथिया लिए थे. एन एनेक्सेशन टू एंड द नेम सेक रूल. ओके, नेम सेक रूल मतलब सिर्फ नाम के राजा थे और बाकी कुछ नहीं बचा था. तो कर्नाटका एंड तंजौर. अब बिसाइड्स बीइंग एन इम्पीरियलिस्ट का मतलब क्या होता है? वैसे इम्पीरियलिस्ट का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई अपने पावर को एक्सटेंड करता हो, एक्सपांड करता हो, ठीक है, वो किसी भी तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है. मतलब वहाँ पे अपनी कॉलोनाइजेशन कर सकता है या कोई मिलिट्री फोर्स को यूज़ कर दे या बाय एनी अदर मीन्स, राइट? सो दिस एनी कंट्री हु एक्सपैंड्स इट्स एरियाज एंड इट्स पावर फोर्सफुली. ओके, तो उसको इम्पीरियलिस्टिक बोल सकते हैं ना. हाँ, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई टू थाने वॉज इन 1853. ठीक है, तो डलहौजी वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिफॉर्मिस्ट. तो रिफॉर्मिस्ट क्यों? तो उसने क्या क्या चेंजेस लाए थे इंडिया में, राइट? सो द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वो भी उसके अंडर में हुआ था. वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, establishment of public work departments, English education etc. were all introduced during his tenure. ठीक है, देखिए ये सारी जो वर्क जो हैं वो इम्प्लीमेंट नो डाउट डलहौजी ने किए थे यहाँ पे, लेकिन ये जो सारे कंट्रोल थे वो एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट में होते थे. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो वहाँ से जैसे इनको इंस्ट्रक्ट करते थे उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस किए जाते थे. ओके, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है. तो इट वाज नॉट द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल बट एट दैट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड पास्ड सर्टेन लॉज ड्यू टू विच दीज चेंजेस वर इम्प्लीमेंटेड. नाउ ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड
एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। तो ये ऐसी प्रथाएं भी हमारे देश में तब काफ़ी प्रचलित थी, चाइल्ड मैरिज की, राइट, बाल विवाह और विडो रीमैरिज। तो पहले ये माना जाता था कि एक बार अगर कोई विडो हो जाती है कोई लेडी तो उसकी शादी नहीं हो सकती है और उसको एक संन्यास ले लेना है, उसको फिर जो एक अच्छी लाइफ होती है उसे त्याग देना होता है। शी हैज़ टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, फाइन। नाउ विदिन 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. But in the process, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857. ठीक है, तो 100 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज़ हथिया ली थी, लेकिन इन चीज़ों की वजह से जो हालात थे वो इस कदर तक बिगड़ चुके थे कि अब जो इंडियंस थे जो उस टाइम में भी जो अभी भी कुछ टेरिटरीज़ बची हुई थी वो अब एक साथ आने लगी थी, राइट, ब्रिटिशर्स के सामने खड़े रहने के लिए। नाउ व्हाट वाज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, द ब्रिटिश कंपनी? When we evaluate the 100 years of the company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. ठीक है, तो पहले जो एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वहाँ से जैसे जैसे वो टेरिटरी जीतते गए, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते गए, और काफ़ी सारे राजा भी ऐसे थे जो उनको गिफ्ट तोहफे वगैरह दिया करते थे, तो काफ़ी सोना और काफ़ी सारे जवाहरात उनको देते थे गिफ्ट्स में। तो ये सारा लूट लूट के ब्रिटिशर्स ले गए, तो अब राजाओं के पास कुछ बचा ही नहीं था। तो अब क्या बचा था ब्रिटिशर्स के पास कि वो अभी भी इंडिया से लेते। सो वेल वी नो दैट इंडिया जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता था, राइट। तो फेवरेबल क्लाइमेट जो है वो उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इंडिया हैड अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये रॉ मटेरियल जो है ब्रिटिशर्स को बहुत ही कम दामों में इंडिया से मिलता था। लगभग सारी टेरिटरीज तो इनके अंडर ही आ चुकी थी, तो ना इनको कुछ पैसा देना पड़ता था। जो वर्कर्स काम करते थे, जो लेबरर्स काम करते थे खेतों में, वो भी बेचारे डेट में ही रहते थे, राइट। तो फ्री में सारा रॉ मटेरियल मिलता था। अब इसी रॉ मटेरियल को वो अपने देश में भेज के वहाँ से फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो इंडस्ट्रीज़ आने की वजह से बहुत सारा इनके पास रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए पोजीशन था। देन व्हाट दे डिड, दे ब्रॉट दिस फिनिश्ड गुड्स टू इंडिया एंड दे सोल्ड एट अ हायर प्राइस इन इंडिया। ठीक है, तो वो हमारा ही रॉ मटेरियल खरीद के वो वहाँ बेचते थे, वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बना के हमको ही बेचते थे। ठीक है, okay. Fine. Now became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. Bengal exported cotton cloth, raw material, raw silk, sugar, jute, muslin. Okay, muslin was in 1708 to 1756. But after the dual power policy, बंगाल में ड्यूअल पावर पॉलिसी था ना, जब मीर कासिम वाला वॉर, जो बैटल ऑफ प्लेसी ख़त्म हो गया, बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हो गया, तो ब्रिटिश ने ऑलरेडी बंगाल को हथिया लिया था, तो वहाँ पे फिर ड्यूअल पावर चल रहा था। मतलब उनके पास रूल तो था, लेकिन सिर्फ पब्लिक वेलफेयर का काम करना था, बाकी पैसे कलेक्ट करने का काम सब ब्रिटिश एम्पायर करती थी। ओके, द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। ओके, तो फिर अब उसकी जो चमक थी वहाँ की वो नहीं बची थी। द ड्यूअल पावर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल वेयर द so the dual power policy was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the Nawab। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पब्लिक वेलफेयर का काम वो सब नवाब के ऊपर था और पैसे बनाने का काम ब्रिटिश के हाथ में था। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीसेंट्स अ डेटर। ओके, पीसेंट जो फार्मर्स थे, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनको क्या हुआ, पूरे डेप्थ में आ गए वो लोग।
ठीक है, उधारी, बहुत ही उनके ऊपर कर्ज हो गया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed unfair taxes on the Indian cloth industry. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. तो पूरी इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई. तो जो इंडिया में जो लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते थे वो बहुत ही पुअर हो गए. जो आर्टिसन ग्रुप था वो काफ़ी पुअर हो गया और अनएम्प्लॉयड हो गया. फाइन. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period. मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लॉथ उनको चाहिए था, वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में, और इसके लिए इनको फोर्स किया जाता था. इफ़ द वीवर्स refused he would be punished by being lashed or jailed. Lashed मतलब मारना, हंटर से या किसी से भी मारना. ठीक है. Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and prosperous, but under the company's rule they became dependent and poor. ठीक है. So during the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was started and developed. Of the ports of Mumbai, Madras and Kolkata also took place. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन जो ड्रॉबैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा था. Now what were the social impacts of the company rule? During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspaper. तो तब न्यूज़पेपर का चलन शुरू हो चुका था इंडिया में. ओके. नाउ वी आर इन द 19th century, you can say. In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time. तो वो कौन से थे? सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिजेस. तो ये सब हमको पता है ऑलरेडी, है ना, ये कौन सी कुप्रथाएँ थी. सो डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मलबारी एट्सेट्रा वर द स्टॉलवर्ड्स whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. ठीक है. तो ये सारे लॉज, इनके अगेंस्ट लॉज बनाने में इंडियंस के भी हाथ थे. एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लिसाइज्ड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश. सो इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैकलिस इंडिवियर्स. As recommended by Charles Wood, universities were also established in Mumbai, Madras and Kolkata. ठीक है. तो चार्ल्स वुड जो है उसने रेकमेंड किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ये जो एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट होना चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिस कंट्री से वो फ़ायदा कमा रहे थे उस कंट्री का डेवलपमेंट भी देखना ज़रूरी था, वरना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता और उसके बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता. So the conclusion, thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. The company rule in India produced certain good and bad results in the political, economic, social and cultural fields. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. तो वो फ़ायदे एक्चुअली हमारे लिए कभी नहीं थे, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे आसान बनाने के लिए ये सारे चेंजेस लाए गए थे. क्योंकि जब आते थे तो सिर्फ एक गवर्नर जनरल नहीं होता था, ब्रिटिश आर्मी भी हुआ करती थी, तो उनकी फैमिलीज़ भी हुआ करती थी. 1-2 दिन के लिए तो नहीं आए थे, हमेशा के लिए रहना था. राइट. तो जहाँ पे हम रहते हैं तो उस एरिया का डेवलपमेंट का काम भी फिर हम देखने लगते हैं कि अच्छे रोड्स हों, अच्छा खाना पीना हो, अच्छी स्कूल हो, अच्छी हॉस्पिटल हो. तो सेम थिंग हैपन विथ इंडिया. तो इसी की वजह से ये सारे बेनिफिट्स भी इंडियंस को मिले. So this was all about this chapter. Very soon I will be sending notes which are for the questions which are already given in the text. If I feel that we need to write some extra notes, then I'll be sending you few extra notes, and I'll be asking MCQ, true or false, match the following, anything based on the notes that I have sent. तो आप ये मत सोचना कि मैंने आपको MCQ बना के भेजे हैं, मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स बना के भेजे, मैच द फॉलोइंग बना के भेजे, ऐसा नहीं भेजूँगी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भेजूँगी. राइट. अब इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से मैं उसको मैच द फॉलोइंग की तरह भी पूछ सकती हूँ, MCQ